गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने आइडियल गैस इक्वेशन और आर के मान पढ़े थे। आइडियल गैस इक्वेशन एक बार दोबारा लिख देता हूँ। पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी इजिकल टू एन आर टी। अब समझना इस इक्वेशन का क्या यूज है। पहली चीज, अगर आपको इस इक्वेशन के अंदर एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना हो, अन्य किसी ताप और दाब पर आयतन दिया हो। एनटीपी मैंने आपको शुरू में बताया था पहले चैप्टर से ही। एनटीपी क्या होती है? सामान्य ताप और दाब। ताप होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। दाब होता है एक वायुमंडलीय, एक एटमॉस्फेयर या 760 mm। एक वायुमंडल या 760 mm। अब समझना, अगर मैं निश्चित मात्रा कर दूं, एक मोल की बात करूं तो पीवी इजिकल टू आर टी, पीवी इजिकल टू आर टी। तो पीवी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट आएगा आर। तो एक बार मैं इसको लिखता हूं P1 V1 T1। दोबारा मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं P2 V2 अपॉन T2 बराबर आर। ये कांस्टेंट बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे लिखूं PV अपॉन T बराबर P1 V1 अपॉन T1। जब इसको ऐसे लिखूं P1 V1 अपॉन T1 इजिकल टू P2 V2 अपॉन T2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो समीकरण है कि आपको एक ताप और दाब पर गैस का आयतन दे रखा है, तो आप दूसरे ताप और दाब पर गैस का आयतन ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए इसको मैंने एनटीपी नाम दे दिया, सामान्य ताप और दाब। तो इसको क्या नाम दोगे? अन्य ताप और दाब ओटीपी लिख देता हूं, ओटीपी। वन टाइम पासवर्ड वाला मत समझना। इस ओटीपी का मतलब अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अन्य ताप और दाब। आपको एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना, मतलब V ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, P आपको खुद को याद रखना है, एक एटमॉस्फेयर या 760 mm ऑफ Hg, ये आपको खुद को याद रखना है। T 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आपको खुद को याद रखना है। V आपको ज्ञात करना है। ये तीनों दिए गए मान होंगे, दिए गए मान, ये तीनों आपको दिए हुए होंगे। अगर मान लो आपको जो दाब दे रखा है वो शुष्क गैस का नहीं दिया, नम गैस का दे दिया। नम गैस का मतलब ये हुआ कि उस गैस में वायु की नमी भी है, जल वाष्प भी है, और अपने को केवल गैस का दाब चाहिए। उस समय P1 कैसे ज्ञात करते हैं? P1 बराबर होगा नम गैस का दाब, नम गैस का दाब माइनस जल वाष्प, जल वाष्प का दाब। जल वाष्प का दाब जलीय तनाव कहलाता है, जल वाष्प का दाब ये जलीय तनाव कहलाता है। इससे आपको P1 ज्ञात करना। अगर शुष्क गैस का दाब दे रखा है, जो दिया हुआ है वही P1, नम गैस का है तो उसमें से जल के वाष्प दाब को कम करना है। ये एनटीपी पर आयतन ज्ञात करने की समीकरण है। PV अपॉन T बराबर P1 V1 अपॉन T1। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन समझना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 740 mm दाब, 740 mm दाब पर किसी गैस, किसी नम गैस का आयतन, नम गैस का आयतन
50 ml है, 50 ml है, तो एनटीपी पर आयतन कितना होगा? एनटीपी पर आयतन कितना होगा? ब्रैकेट में आएगा जलीय तनाव, जलीय तनाव कौन? तो जल का वाष्प दाब, जलीय तनाव 30 mm ऑफ Hg है। समीकरण क्या थी? एक तरफ एनटीपी मान लो, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 मानो, या PV अपॉन T मान लो, PV अपॉन T इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि P का मान, इस P का एनटीपी वाले का फिक्स है, अभी पीछे लिखवाया ये रहा। वायुमंडल में तो 1 mm है तो 760, तो अपने को mm में दे रखा है एक दाब, तो 760 वाला लेना है। ये आपके होगा 760 mm। T एनटीपी वाला ताप अभी बताया है, केल्विन में लेना है हमेशा, 273 केल्विन। V आपको ज्ञात करना है। P1 V1 T1 आपको दिया हुआ होगा। P1 दिया हुआ है आपको 740 mm। ये नम गैस का दाब है, मतलब इसमें गैस का दाब भी शामिल है और जल वाष्प का दाब भी शामिल है। आपको केवल गैस का चाहिए, शुष्क गैस का दाब, तो शुष्क गैस का दाब हो जाएगा 740, ये नम गैस का है। इसमें से कम कर दो जलीय तनाव 30 mm, कितना हुआ? 710 mm आपके P1 आ जाएगा। T1 आपको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 प्लस 25 298 केल्विन। V1 आपको दे रखा है 50 ml, 50 ml। ये सारी वैल्यू यहां रख दो, सारी इकाइयां कैंसिल हो जाएगी। P से P1 की इकाई कैंसिल, T से T1 की कैंसिल, जो V1 की इकाई है वही V की बचेगी ml में इकाई। वैल्यू रखूं, P की वैल्यू 760, V ज्ञात करना है, T की वैल्यू 273, P1 की वैल्यू 710, V1 की वैल्यू 50 ml इकाई में आ जाएगा, T1 है 298। जो भी आंसर आएगा आपके V का, उसमें आंसर लिख के पीछे ml लगा दोगे। अब इसको आप हल कर लेना। V बराबर, ये तो एज इट इज, ये इधर आएंगे तो ऊपर 273 बट्टा में 760, इसको ज्ञात कर लेना। तो ये समीकरण अच्छे से याद रखना है एनटीपी पर आयतन ज्ञात करने के लिए। ये V ज्ञात करना है, P और T निश्चित है, हमेशा निश्चित रहेंगे। P1 V1 T1 आपको दिया हुआ होगा। शुष्क गैस का हो तो P1 जितना दिया वही लेना है, नम गैस का हो तो जल के तनाव को कम करना है। दूसरा, अवस्था समीकरण या गैस समीकरण या आदर्श गैस समीकरण से घनत्व का निर्धारण कैसे करें? गैस का घनत्व निर्धारित करना, इसको रो से भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं। अपने डेंसिटी डी से लिखेंगे। हेडिंग पूरी क्या है वो सुनो। अवस्था समीकरण या गैस समीकरण द्वारा गैसों के घनत्व का निर्धारण। गैस समीकरण द्वारा गैसों के घनत्व का निर्धारण। सूत्र समझना क्या है। पीवी बराबर अपने पढ़ा था, पीवी बराबर NRT, समीकरण नंबर 1। पीवी इज इक्वल टू NRT। अब इसमें समझो N क्या है? मोलों की संख्या। खूब बार पढ़ा है, मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? दिया गया भार बट्टा अणुभार। दिए गए भार को W मान लिया, अणुभार को स्मॉल m मान लिया। चाहे तो मैं इसको स्मॉल m मान लूं, इसको कैपिटल M, वो आप पे डिपेंड करता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बुक वाला लिख देता हूं, आपके टेंशन नहीं हो आगे जाकर के। बुक में दिए गए भार को माना है स्मॉल m, अणुभार को माना है कैपिटल M।
ये वैल्यू यहां पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा, पीवी बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M आर टी एज इट इज, केवल n का मान लिखा है। अब इस v को इधर ले आओ तो p बराबर क्या आएगा, p बराबर आएगा m आर टी अपॉन ये m एज इट इज गुना में v इधर लाकर इधर लिख दिया। समीकरण नंबर 3। आप सभी जानते हो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, ये आप जानते हो, चूंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो कुछ नहीं किया, n का मान रखा, v को इधर लिया। अब आपको ये पता है कि ये घनत्व को प्रदर्शित करता है d को, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो p बराबर क्या आ जाएगा, d आर टी अपॉन m, समीकरण नंबर 4। तो d बराबर क्या आया, d बराबर इसको इधर ले आओ, पी एम अपॉन आर टी। पी क्या है, दाब, m गैस का अणुभार, r गैस नियतांक और t क्या है, ताप। अब इस समीकरण में समझना, इस समीकरण नंबर देते मैंने 5। इस समीकरण नंबर 4 से समझना, किसी गैस के लिए अगर ताप स्थिर हो, देखो R गैस नियतांक निश्चित है, हर गैस का अणुभार निश्चित होता है। जैसे अमोनिया लिया तो फिक्स है 17 होगा, CO2 लिया तो 44 होगा। तो R निश्चित है, M निश्चित है। अगर मैंने T को नियत किया तो P समानुपाती होगा D के। देखना, P समानुपाती D गैस का दाब घनत्व के समानुपाती होगा। क्वेश्चन आता है पीछे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी, क्या क्वेश्चन है समझना, सिद्ध करो नियत ताप पर गैस का घनत्व दाब के समानुपाती होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से चलना है, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, पूरा यहां तक आओगे, P बराबर डी आर टी अपॉन एम। यहां तक समीकरण 4 तक आने के बाद आपको लिखना है नियत ताप T नियत है, R व M नियतांक है, अतः P समानुपाती D होगा। इसको समीकरण नंबर 5 दे दो और घनत्व ज्ञात करना है तो ये समीकरण। समीकरण 4 और 5 में कोई वैसा अंतर नहीं है। अगर M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो सीधा पता है D समानुपाती P, या इससे ले लो P समानुपाती D। ये गैस के घनत्व के लिए है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपने आगे पढ़ेंगे। अब आगे बात समझना, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ये डाल्टन का गैसों के आंशिक दाब का नियम, एक की बात है। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल नियम है। जब मैंने इंट्रो वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें पूरा इसका बताया भी था। ये कह रहा है कि अलग अलग गैसों का दाब ज्ञात कर लो, और चाहिए सभी गैसों को मिला के दाब ज्ञात कर लो। सभी को मिला के ज्ञात करोगे तो गैसीय मिश्रण का जो कुल दाब आएगा वो सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर आएगा। मतलब ये है, समझना ध्यान से, ये मेरे पास एक यंत्र है जिसमें दाब मापी लगा हुआ है। इसमें आपने गैस A भरी, इसके कारण इस दाब मापी में, बैरोमीटर में, इस गैस का आंशिक दाब आया PA। दूसरे में मान लीजिए आपने कोई गैस भरी है B, इसका आंशिक दाब आया B गैस का PB। तीसरे में मान लो आपने कोई गैस C भरी, बैरोमीटर में इसका दाब आया PC, आंशिक दाब। अब आपने चौथे पात्र में इन तीनों गैसों का मिश्रण भर दिया, A, B और C का। अब इस मिश्रण का जो दाब आया P टोटल, ये इन तीनों के योग के बराबर था। मतलब P टोटल किसके बराबर आया,
पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम में क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार गैसीय मिश्रण का कुल दाब समस्त गैसों के आंशिक दाब के योग के समतुल्य होगा। और ये समीकरण लिख दोगे डायरेक्ट। समीकरण समझना क्या है? P बराबर या P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn, जितनी गैसें हैं सबको मिला दिया, सबके आंशिक दाब के योग के बराबर। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो एक साथ बताऊंगा। न्यूमेरिकल का मतलब मान लो आपको 3 गैसों के आंशिक दाब दे रखे हैं, P1 P2 P3, तीनों की दिए हुए और पूछे टोटल बताओ तो जोड़ के टोटल बता दो। या मान लो आपको P कुल दे दिया, P1 दे दिया, P3 दे दिया, तो P2 ज्ञात कर लेंगे। P2 बराबर हो जाएगा P टोटल माइनस ब्रैकेट में P1 प्लस P3, वो आगे आएंगे तब बताएंगे। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को मोल भिन्न के पद में कैसे लिखे? मोल भिन्न या मोल अंश के पद में कैसे लिखे? तो इसको मोल अंश के पद में लिखने का तरीका समझना। सबसे पहले तो अपनी ये पढ़े कि आंशिक दाब क्या है। आंशिक दाब, आंशिक दाब, आंशिक दाब की परिभाषा समझना। यदि गैस तथा गैसीय मिश्रण का, यदि गैस तथा गैसीय मिश्रण का ताप व आयतन समान हो, ताप व आयतन समान हो, तो उस अकेली गैस द्वारा लगा दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। मतलब ऐसे समझना, ये मैंने 1 लीटर का कंटेनर लिया, यहां इसमें दाब मापी लगा हुआ है। ये मैंने दूसरा 1 लीटर का कंटेनर लिया, इसमें भी दाब मापी लगा हुआ है। मैंने दोनों के लिए क्या समान कर दिया? आयतन। ये भी 1 लीटर का, ये भी 1 लीटर। देखो 1 लीटर का पात्र है, ये भी 1 लीटर का है, पात्र 1 लीटर का है। अब उसमें जितनी गैस है पूरे का आयतन भी 1 लीटर होगा। ये मैंने लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ये भी मैंने लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसमें मैंने केवल गैस N2 ली, इसमें मैंने गैसों का मिश्रण लिया N2 O2 H2। यहां जब मैंने दाब मापी लगाया, दाब मापी, तो Pn2 का मान आया 70 वायुमंडल। यहां जब मैंने दाब मापी से दाब देखा तो P टोटल आया, P टोटल, ये जो P टोटल आया अभी आपने ऊपर पढ़ा है, इसके बराबर होगा Pn2 प्लस PO2 प्लस PH2, तीनों के बराबर होगा। ये दाब आया मान लो 200 एटमॉस्फेयर। तो रिजल्ट क्या निकला कि अपने को ये तो पता है कि टोटल मिश्रण का दाब 200 वायुमंडल है, इसमें ये पता नहीं है कि H2 का दाब कितना है, O2 का कितना है। लेकिन इस 200 में 70 तो नाइट्रोजन का है, ये फिक्स है। कब? अगर इनका आयतन और ताप समान है। अगर मैं इनके ताप और आयतन अलग अलग लेता हूं तब इस मिश्रण में N2 का दाब 70 नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन दोनों में सेम हो तो नाइट्रोजन का जितना दाब यहां आएगा उतना ही यहां आएगा। यहां 70 है तो यहां भी 70 होगा। इसका मतलब यहां 70 तो नाइट्रोजन के कारण है, तो जो बच गए 130 वो O2 H2 के कारण था। या मैं यहां H2 ले सकता था, यहां अलग गैसों का मिश्रण ले सकता था। तो बात समझना, आंशिक दाब की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। क्या परिभाषा है? यदि गैस व गैसीय मिश्रण का आयतन व ताप समान हो तो उस अकेली गैस द्वारा लगा दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है, जो निम्न समीकरण से ज्ञात किया जाता है। दाब कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए आपको गैस समीकरण याद रखनी है। ऐसे ज्ञात करते हैं, PV = nRT, PV = nRT। ध्यान से समझना, दाब ज्ञात करने की समीकरण, समीकरण नंबर 2 दे देता है उसको।
PV बराबर nRT, तो P बराबर क्या आएगा nRT अपॉन V। मैंने ये तो लिखा है PV इज इक्वल टू nRT, V को इधर लिया, P बराबर nRT अपॉन V। P क्या है गैसीय मिश्रण का कुल दाब, N क्या है गैसीय मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, R गैस नियतांक, T ताप, V गैस का आयतन। ऐसी में एक गैस के लिए लेना चाहूं तो PA का मतलब एक गैस का आंशिक दाब किसके बराबर होगा, एक के मोलों की संख्या, RT अपॉन V में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि गैस और गैस से मिश्रण का ताप और आयतन समान होना चाहिए। यहां T और V लिया तो यहां पे भी T और V लेना है। ऐसे कोई दूसरी गैस B है तो PB बराबर आएगा NB RT अपॉन V, सब में सेम सूत्र है। ऐसी कोई तीसरी गैस दे दूं, या समीकरण नंबर चेंज कर देता हूं, इसको नंबर मत दो, इधर नंबर दे लो 1 2 3। अब समझना, अगर मैं एक और गैस लेता हूं PC, तो PC बराबर NCRT अपॉन V, PD लेता हूं NDRT अपॉन V, चाहे जितनी बार लिखे तो सभी जगह एक ही सूत्र लिखा है P बराबर nRT अपॉन V। अब P के साथ A तो N के साथ A, P के साथ B तो N के साथ B। अगर मैं इसको S से लिखूं, समझना ध्यान से, समीकरण 2/1, समीकरण 2/1 लिखता हूं, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देता हूं, तो बाही दिशा में क्या आएगा PA बट्टा P टोटल, PA बट्टा P टोटल। इस साइड में क्या आएगा तो RTV से RTV कैंसिल हो जाएगा, RTV से RTV कैंसिल, क्या आया NA अपॉन N, यही है। NA क्या है, एक के मोलों की संख्या, N क्या है कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का मतलब A के मोल प्लस B के मोल। अब आपको मोल भिन्न पूछे, जो पहले चैप्टर में था रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं में, क्या आएगा, मान लो A की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो क्या होगा A के मोल बट्टा कुल मोल, B की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो B के मोल बट्टा कुल मोल, और यहां मैंने कुल मोल को N लिख रखा है, स्मॉल n। तो यहां ध्यान से देखो, A के मोल बट्टा कुल मोल, A की मोल भिन्न होगी और मोल भिन्न को XA से लिखा जाता है। A की मोल भिन्न है X से लिखेंगे, A के तो XA, तो इसी से एक सेकंड सॉरी, इसी से बात समझना, इसी से PA बराबर क्या आया XA इंटू P, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं समीकरण 1 का भाग समीकरण 3 में देता, समीकरण 1 का भाग समीकरण 3 में देता, तो यहां आता PB, यहां आता NB, यहां आता XB, और कोई चेंज नहीं आता। जहां जहां A है वहां पे B हो जाता, तो फाइनल समीकरण क्या आती, PB बराबर XB इंटू P। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस की मोल भिन्न और कुल दाब के गुणनफल के समतुल्य होता है। मतलब आपको फाइनल इतना ही याद रखना है, किसी भी गैस के आंशिक दाब की बात करें, जैसे मैंने यहां लिख दिया P गैस, किसके बराबर होगा X गैस इंटू कुल दाब P। अब मैंने यहां A लिखा तो यहां A हो जाएगा, यहां B लिखा तो यहां B हो जाएगा, C लिखा तो C हो जाएगा। ये मोल भिन्न के रूप में याद रखना है कि गैस का आंशिक दाब उस गैस की मोल भिन्न और कुल दाब के गुणनफल के समतुल्य होता है। अब इसमें प्रश्न जब आएगा तब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे समझना,
मैंने ये लिखा पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी टोटल है, या मैंने लिखा पी बी बराबर एक्स बी गुना पी है। एक ही बात है, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया आपको, ध्यान से समझना। यदि ए व बी गैसीय मिश्रण में एक ही मोल भिन्न 0.6 तथा कुल दाब 10 एटमॉस्फेयर हो तो बी का आंशिक दाब ज्ञात करो। बी का आंशिक दाब ज्ञात करो। अब आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखो। आप ये कह रहे हो ए और बी का गैसीय मिश्रण दिया है, ए की मोल बिन दे रखी है, एक्स ए लगा देंगे, कुल दाब पी दे रखा है, पी लगा देंगे, तो हमें ए का आंशिक दाब प्राप्त होगा, बी का नहीं होगा। पूछा बी का है, तो आप ऐसे सोचो, पहले चैप्टर मैंने आपको समझाया था टोटल मोल बिन जो होती है वो हमेशा एक होती है। टोटल मोल बिन हमेशा कितनी होती है? एक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्स ए दे रखा है तो आप इस सूत्र से एक्स बी ज्ञात कर सकते हो, 1 माइनस एक्स ए। 1 में से एक्स ए को घटा दो, ए की मोल बिन घटा दो, बी की आ जाएगी। या मान लो यहां पे बी की मोल बिन देता और ए का आंशिक दाब पूछता, तो ऐसे कर देते हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। तो मैं पहले तो इस समीकरण में चेंज करूं, समझना ध्यान से बात को। इसी समीकरण को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, थोड़ा सा समझना, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस एक्स बी गुना पी, समीकरण नंबर 4। एक्स ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस एक्स बी। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो एक्स ए किसके बराबर होगा? 1 माइनस एक्स बी। या इसी को मैं ऐसे ले सकता था, समझना, 1 माइनस एक्स ए इंटू पी, समीकरण नंबर 5। कब? जब दाब किसी का ज्ञात करना है, मोल बिन किसी की दे रखी हो, उस कंडीशन में ऐसे भी यूज कर सकते हैं। याद तक। अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, समझना। पहला तरीका ध्यान से समझना। पहला तरीका आपको क्या पूछा है? पीबी। पीबी क्या सूत्र है? सीधा सूत्र याद है आपको, एक्स बी इंटू पी। प्रश्न में एक्स बी नहीं दे रखा, एक्स ए दे रखा है। तो आप इसी सूत्र को चेंज करोगे ऐसे, 1 माइनस एक्स ए, ये एक्स बी को प्रदर्शित करेगा। अब देखो आंसर क्या आया, पी बी बराबर 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 इंटू पी दे रखा है 10। आंसर आ गया, ये बचा 0.4, 10 से गुणा किया 4 एटमॉस्फेयर। ये पहला तरीका है आंसर ज्ञात करने का। दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका इस सूत्र से ज्ञात कर रहा हूं, समझो। पी ए बराबर क्या आया? एक्स ए इंटू पी। एक्स ए कितना दिया है? 0.6। पी कितना दिया है? 10 एटमॉस्फेयर। कितना आ गया? 6 एटमॉस्फेयर।
ये 6 एटमॉस्फेयर क्या है आपके पास, Pa, ज्ञात क्या करना था, Pb। इस पे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम ये वाला लगा दो, P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी गैस है, तो इस नियम को लगाओ तो ये ऐसे आएगा, समझना, P टोटल बराबर Pa प्लस Pb। P टोटल आपको दिया 10, Pa आपने ज्ञात कर लिया 6, अब Pb ज्ञात कर लो, तो Pb बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, 4 एटमॉस्फेयर। चाहे तो आपको XA दे रखा है, इसलिए आप Pa ज्ञात कर लो इस सूत्र से। Pa ज्ञात करके टोटल फॉर्मूला लगा दो, P टोटल बराबर Pa प्लस Pb। ये दिया हुआ है 10, ये आपने ज्ञात कर लिया 6, तो ये आ जाएगा। चाहे 2 स्टेप में ऐसे कर लो, चाहे एक साथ ही आप XB की जगह 1 माइनस XA लिख सकते हो। मतलब इस समीकरण को चाहे यहां तक रोक दो, या XA नहीं देकर XB दे दिया तो XA की जगह 1 माइनस XB, ऐसे इसमें XB की जगह XA दे दिया तो 1 माइनस X है, वो तो दोनों में सेम लिखा है। समीकरण मैंने एक जैसे लिखी है सब में, P बराबर nRT अपॉन V, P बराबर nRT अपॉन V। P के साथ A B C कुछ भी जुड़ा हुआ है तो दूसरे के साथ भी ऐसे जोड़ना है। इस तरह से डाल्टन के आंशिक दाब नियम तक कल आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद अब आगे के प्रोसेस करेंगे, आगे जो जो टॉपिक आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।